आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने एक रैली में बोलते हुए आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। नीतीश ने मंच से कहा कि शराब माफिया बस यही चाहते हैं कि वो मुझे किसी तरीके से हटा दे। नीतीश ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के कहने पर राज्य में शराबबंदी की। इस बीच नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। इससे पहले चिराग पासवान ने नीतीश पर हमला करते हुए कहा था कि शराबबंदी के नाम पर लोगों को तस्कर बनाया जा रहा है, जो कि बिहार की माता बहनें नहीं चाहती। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। पहले जब शराब बिकता था उस वक्त कैसा माहौल था और अब कैसा माहौल है? अभी माहौल ठीक है, अभी माहौल ठीक है। तो नीतीश जी ठीक काम किए नहीं? ठीक है। और पहले क्या होता था जब शराब बिकता था तब? वो सब पी के नटंकी करते थे और घर में भी माहौल खराब हो जाता था नहीं? हाँ। तो आपका नाम क्या है? स्वाति। स्वाति। देखिए स्वाति कहती है कि पहले का अभी करिए। स्वाति कहती है कि पहले का माहौल खराब हो जाता था जब शराब बिकता था। तो नीतीश कुमार ठीक किए शराबबंदी करके नहीं? जी। आपका नाम क्या है? आरती कुमार। अच्छा अंकित जी बताइए, पहले जब शराब बिकता था तो उस समय गाँव का माहौल कैसा रहता था? अच्छा नहीं, ठीक है। अच्छा नहीं था ना? जी। तो नीतीश कुमार ठीक किए। इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि शराबबंदी हुआ है, बहुत अच्छा फैसला है। पहले शराब पीने के बाद गांव में मारपीट होता था, लेकिन अब शांति हो गई है। क्या आप पूरी तरीके से शांति हो गई ना? हाँ। न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने नीतीश सरकार को टायर्ड और रिटायर्ड बताया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में नीतीश की विदाई तय है और महागठबंधन को 150 से ज्यादा सीट मिलेगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सर्वे फेल साबित होंगे। ये जो बिहार का चुनाव है, आप लोग कह रहे हैं बदलाव का चुनाव है, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि नीतीश सरकार ही टिकने वाली। बिहार के चुनाव में बदलाव की बयार है। आप किसी सड़क कोने गांव ढानी में जाइए और पूछिए, हर बिहार का व्यक्ति ये कहेगा कि नीतीश कुमार की सरकार अब थक चुकी है, टायर्ड और रिटायर्ड है। अब इस टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की बजाय एक युवा सरकार चाहिए, कांग्रेस का तजर्बा चाहिए, तेजस्वी की तरुणाई चाहिए। सर्वे रुचिकर होते हैं। यही सर्वे छत्तीसगढ़ में हमें हारा हुआ दिखा रहे थे। मैं आपको एक सर्वे निकाल कर दिखाऊंगा। आज जो सर्वे कहते हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, इन्हीं सर्वेज ने, ये देखिए आपके कैमरा पर दिखाऊंगा, छत्तीसगढ़ में ये दिखाया था कि भाजपा को 55 सीट आएंगी। आई कितनी? 14। और कांग्रेस को हारी हुई दिखाया था, हमें 3/4 बहुमत आया। यहाँ भी 150 सीट को पार करेगा महागठबंधन राजग, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का। चीन की एक कंपनी ने आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन बनाई जो दुनिया के अलग अलग देशों के रेल सिस्टम पर आराम से चल सकती है। यानी ये ट्रेन एक देश से दूसरे देश के बीच ट्रेन से सफर को आसान बना देगी, साथ ही मंजिल पर जल्दी भी पहुंचाएगी। इस ट्रेन की सामान्य स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसके बावजूद ये शोर नहीं मचाती और तो और ये काफी हल्की भी है। दावा है कि ये ट्रेन हर तापमान में पटरी पर सर पर दौड़ सकती है। अभी तक एक देश से दूसरे देश तक ट्रेन चलाने में बहुत झंझट होता है। मसलन बीजिंग से मॉस्को तक जाने वाली ट्रेन को बॉर्डर पर बोगियां बदलनी पड़ती हैं। लेकिन दावा है कि इस ट्रेन की खास तकनीक से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च किए बिना ही ये दिक्कत दूर हो जाएगी और ट्रेन खुद ब खुद नए रेल सिस्टम के हिसाब से अपना मोड बदल लेगी। बिहार के मोतिहारी में वोट मांगने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। घटना तब हुई जब कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार वोट मांगने के लिए अपने ही इलाके के एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से एक बार फिर वोट देने की अपील की, जिस पर गांव के कुछ लोग भड़क गए और उन पर चुनाव जीतकर गायब रहने का आरोप लगाकर हुटिंग करते नजर आए। सामने आई एक तस्वीर में गांव के कुछ लोग बीजेपी उम्मीदवार को घेरकर धक्का मुक्की करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती कीचड़ भरी कच्ची सड़क के रास्ते ले जाने पर अड़ गए। आखिरकार हुआ भी वही,
लोगों के दबाव की वजह से मंत्री प्रमोद कुमार ने उनकी बात मान ली, लेकिन मामला फिर भी शांत नहीं हुआ। लोगों ने उन्हें काफी देर तक घेरे रखा। इन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि वायदे के बाद भी इलाके की सड़क नहीं बनाई गई। मुंबई में दशहरे की रैली से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए उन्हें अपनी सरकार गिराने की चुनौती दी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि उन्हें सीएम बने हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से कहा जा रहा था कि सरकार गिर जाएगी और अगर हिम्मत है तो विरोधी सरकार गिराकर दिखाएं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर तंज कसते हुए उद्धव ने कहा कि शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के समय कहां पर थे। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करके उसे उकसाने की कोशिश की। अपने सालाना सैन्य अभ्यास के कार्यक्रम में ईरान की सेना ने एक से बढ़कर एक मिसाइलों की नुमाइश की, जिसके सामने आए वीडियो में एक मैदान में मिसाइलें फायर होने के लिए बिल्कुल तैयार दिखी और जब चली तो धरती कांप उठी। कई किलोमीटर दूर तक कान फाड़ देने वाली आवाज की गूंज भी सुनाई दी। मिसाइलों के जखीरे को देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान दुश्मन को खुली चुनौती दे रहा हो। सैन्य अभ्यास के वीडियो में एक के बाद एक जमीन से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें फायर होती नजर आईं। इतनी तेजी से मिसाइलें उड़ी कि पलक झपकते ही आसमान में पहुंच गई और फिर आंखों के सामने से छूमंतर भी हो गई। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुखना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। साथ ही उन्होंने शस्त्र पूजा के जरिए पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को भी ये संदेश दिया कि भारत किसी भी सूरत में झुकने वाला नहीं है और ना ही उनकी जमीन पर कोई कब्जा कर सकता है। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि चीन की हर साजिश और हर चाल का भारतीय सेना माकूल जवाब देगी। अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। दशहरा पर चीन को सीधी चेतावनी। अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। चीन के विस्तारवाद पर भारत गवाह। उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया। भारत की शक्ति पूजा से सहमा चीन। चीन की विस्तारवादी नीयत पर भारत ने एक बार फिर जोरदार प्रहार किया है। दशहरा के मौके पर दार्जिलिंग से लेकर नागपुर तक, नागपुर से लेकर दिल्ली तक चीन को यही संदेश दिया गया कि जिस भारत को लगातार शी जिनपिंग की सेना उकसाने का काम कर रही है, उसे हल्के में लेने की भूल चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ शस्त्र पूजा के दौरान चीन को बेहद सख्त संदेश दिया। भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। दरअसल बीते जून महीने से एलएसी पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव के हालात बने हुए हैं। गलवान में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद पैंगोंग में भी भारतीय सेना चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। बावजूद इसके चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत को लगातार युद्ध के लिए उकसा रही है। यही वजह है कि न्यूज 18 इंडिया ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बारे में सुपर एक्सक्लूसिव बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
गलवान में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाली बिहार रेजिमेंट के जवानों को भी पूरी शिद्दत के साथ याद किया। साथ ही इस बात का भी दावा किया कि जवानों की शहादत किसी भी कीमत पर जाया नहीं होने दी जाएगी। राजनाथ साहब, जब गलवान की घटना हुई, बिहार रेजिमेंट के काफी जवान, वहाँ 20 जवान शहीद हुए थे, आप लोगों ने, रक्षा मंत्रालय ने भी कहा था, आपने भी उस समय कहा था कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। क्या हम लोग जो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में सफल हुए हैं वहाँ पर? इसमें कहीं दो राय नहीं कि गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने भारत भूमि की रक्षा के लिए, भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने के लिए जो अपना बलिदान दिया है, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते में पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, उनके बलिदान को हम लोग किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जिन माताओं ने ऐसे लाल पैदा किए हैं, जिन्होंने कि देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन माताओं के चरणों में मैं शीश झुकाकर उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि भारत कभी भी अपने पड़ोसी देशों के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई भारत के धैर्य की परीक्षा लेता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यही बात राजनाथ सिंह ने चीन को लेकर एक बार फिर साफ कर दी। राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की शांति वाली सोच पर चीन को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो देश बुद्ध की बात कर सकता है, वो देश मौका पड़ने पर हथियार भी उठा सकता है। गलवान की घटना के बाद आप लोगों ने काफी कठोर फैसले भी लिए थे। क्या लगता है उसका अब सार्थक फल, नतीजा निकलने लगा है? चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, बहुत खुलासा तो मैं नहीं कर सकता हूं, कि हमारे सेना के जवानों ने जो कुछ भी किया है उस पर हमको नाज है, फक्र है अपने सेना के जवानों के ऊपर। और यह भी मैं देश को यकीन दिलाना चाहता हूं, एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व और हमारे सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम, और सबसे बड़ी विशेषता हमारे भारत के सेना के जवानों की यह है, यहाँ उनके पास शौर्य है, वहीं पर हमारे सेना के जवानों के पास धैर्य भी है। यहाँ धैर्य की आवश्यकता होती है, हमारे भारत के सेना के जवान अपने धैर्य का परिचय देते हैं। यहाँ शौर्य की आवश्यकता होती है, हमारे देश के जवान अपने शौर्य का परिचय देते हैं। क्या इस बर्फबारी में, अब बर्फ जमा होने लगी है, क्या हम लोग अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में, स्थिति को सुदृढ़ रखने में सफल रहेंगे इसमें? नहीं, बरकरार रखने में ही नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करने में हम सफल रहें। 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। वैसे जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत बराबर शांति का पक्षधर रहा है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जिसे बोलते हैं, उसके हम पक्षधर रहे हैं। हम अशांति नहीं चाहते, हम अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारे देश की धरती पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है तो हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। न्यूज 18 से बात करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं लेने दी जाएगी, फिर चाहे इसके लिए देश की सेना को किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं देशवासियों को भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे। और यह बात यदि मैं कह रहा हूं तो अपने सेना के जवानों के धैर्य, शौर्य और पराक्रम के आधार पर कह रहा हूं। चीन कहता है कि भारत अग्रेसर है, पहले भारत पीछे हटे। चीन कह रहा है कि भारत हमलावर है, भारत को पीछे हटना। बातचीत का सिलसिला चल रहा है, अच्छा होगा कि बातचीत के द्वारा कोई न कोई एक समाधान निकल जाए। किसी के आगे किसी के पीछे जाने का नहीं है। जो समझौते के आधार पर सहमत बनती है होना चाहिए। हम न चीन की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और न तो भारत की जमीन पर किसी को हम कब्जा करने की इजाजत देंगे। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी हद तक जाना हो। इस दौरान राजनाथ सिंह ने उन सियासी हमलों का भी करारा जवाब दिया जो चीन के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं 15 मिनट में हमारी सेना उनको खदेड़ दी थी जब मेरा राज रहा था। अब मैं कहना नहीं चाहता, 1962 पूरे देश को याद है।
क्या हुआ था 1962 में, यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें मैं किसी प्रधानमंत्री को भी दोषी नहीं ठहराना चाहता, उस समय के भी प्रधानमंत्री। कोई यह प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि हमारे देश की ज़मीन किसी हमारे दूसरे देश के लोगों के हाथों में चली जाए, उस पर उनका कब्जा हो जाए। लेकिन क्या हुआ सारा देश अच्छी तरह जानता है। और उसके बाद लंबे समय तक सरकार उनकी रही, वह क्या कर पाए? कुछ भी किया। 15 मिनट में खदेड़ भारत की संसद ने तो पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी कहा, प्रस्ताव पारित करके कि भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उन लोगों ने क्या किया? और जो भारत की जो भूमि चीन के कब्जे में है, उसके बारे में क्या किया? वर्षों तक रहे, 3 दिन की तो बात ही छोड़िए। पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इतनी एक बड़ी पार्टी के नेताओं को इस तरीके की बात नहीं बोलना चाहिए कि भारत की भूमि पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसी भी सूरत में 1 इंच भी जमीन पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं देगी। उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और यह बात जो मैं बोल रहा हूं, यह बिल्कुल फर्म कन्विक्शन के साथ मैं यह बात बोल रहा हूं। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी का उत्सव मनाया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस दौरान मोहन भागवत ने भारतीय जवानों के शौर्य की तारीफ करते हुए चीन को भारत से मिली कड़ी चुनौती का जिक्र किया। मोहन भागवत ने पड़ोसी देश चीन को सख्त संदेश दिया कि भारत ने चीन की गलतफहमी को दूर करते हुए उसे आईना दिखाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन पर वार करते हुए ये भी कहा कि आज चीन के खिलाफ भारत के जवाब का ही नतीजा है कि वियतनाम और ताइवान जैसे देश भी चीन का खुलकर विरोध करने लगे हैं। उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत उस मोर्चे पर डटा है जहां से भारतीय सेना को किसी भी तरह की कार्रवाई की पूरी आजादी है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। भारतीय सेना के इसी हौसले से डरा सहमा चीन लगातार एलएसी पर प्रोपोगेंडा वीडियो जारी कर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना भी चीन को किसी भी वक्त जवाब देने के लिए सरहद पर डटी हुई है। राजनाथ सिंह जी ने भी आज वही बात की, उन्होंने साफ साफ समझा दिया नेपाल और चीन दोनों को कि भाई हम अपनी सीमाओं की 1 इंच जमीन कहीं नहीं जाने देंगे। आरएसएस के चीफ जो हैं वो देश के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, जिसके अंदर हजारों संगठन आते हैं। तो इस तरह से देश की मंसूबेबंदी का साफ साफ जवाब दे दिया गया। दशहरा और दीपावली का यह ऐसा वक्त है जब देश कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल के बीच उत्सव मना रहा है, लेकिन सरहद पर हिफाजत करने वाले जवान लगातार दुश्मनों को झकाने के लिए डटे हुए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने मन की बात में इस बात की अपील की कि एक दिया इस बार देश के जवानों के नाम ही जलाना चाहिए। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। जाहिर है एलएसी से लेकर एलओसी तक दुश्मन मुल्क भारत के खिलाफ कितनी ही साजिशों को अंजाम दे ले, पीएम मोदी की अगुवाई वाला भारत न झुकने वाला है, न ही अपने इरादों से 1 इंच पीछे हटने वाला है।
महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी का उत्सव मनाया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सीएए और एनआरसी का जिक्र करते हुए कुछ लोगों पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग संविधान के विरुद्ध लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ राजनीति के लिए कुछ लोग इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अपने देश में ऐसे लोग हैं जो स्वांग रचते हैं, जिनकी निष्ठा इन बातों पर बिल्कुल नहीं है। वो संविधान के विरुद्ध कानून को ताक पर रखकर हिंसा करते हुए नजर आते हैं। भारत तेरे टुकड़े हो ऐसी घोषणा करते नजर आते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रसंगों में अपने आप को संविधान, धर्मनिरपेक्षता आदि आदि के बड़े रखवाले बताकर और ये समाज को तोड़ने की कार्रवाई करते रहते हैं, समाज को उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। सीएए और एनआरसी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हम बच्चे नहीं हैं जिन्हें गुमराह किया जाए। साथ ही ओवैसी ने सीएए और एनआरसी पर आरजेडी और कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। तो ओवैसी ने पलटवार किया। मोहन भागवत ने जो बयान दिया सीएए को लेकर के, मोहन भागवत ने कहा था कि इस देश के लोगों को गुमराह किया गया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि वो बच्चे नहीं हैं जिन्हें गुमराह किया जाए। ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा कि हम बच्चे नहीं हैं जिन्हें गुमराह किया जाए। बीजेपी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि सीएए एनआरसी का करना क्या था। अगर ये मुस्लिमों के बारे में नहीं है तो इसमें से हर धार्मिक चीज को हटा दे। ये याद रखें कि हम तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ऐसा एक भी कानून रहेगा जो हमें हमारी भारतीयता साबित करने को कहेगा। पश्चिम एशिया के देश कतर में 9 महीनों के बाद ऊंटों की रेस की गई। कोरोना संकट की वजह से फरवरी में होने वाली ये रेस टाल दी गई। लेकिन करीब 9 महीनों बाद रेस ट्रैक पर एक बार फिर ऊंटों की वापसी हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के अल शाहनिया शहर से सामने आईं। रेस ट्रैक पर दौड़ते ऊंटों के साथ सड़क पर कई गाड़ियां भी चलती नजर आईं। ऊंटों की रेस खाड़ी देशों की संस्कृति और विरासत का एक अहम हिस्सा है। यही वजह है कि कतर में 70 के दशक से ही पेशेवर तरीके से ऊंटों की रेस की जा रही है। रेस शुरू होने से पहले इन ऊंटों की देखभाल करने वाले लोग रिमोट से चलने वाले रोबोट जॉकी की भी जांच पड़ताल करते नजर आए, जिन्हें रेस में हिस्सा लेने वाले ऊंटों की पीठ पर बिठाया जाता है। 2004 से पहले इस तरह की रेसों में 6 से 12 साल तक के बच्चों को ऊंटों पर बिठाया जाता था, जिस पर रोक लगने के बाद उनकी जगह इन रोबोट ने ले ली। मुंबई से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि अभिनेत्री पायल घोष केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होंगी। बताया गया कि पायल घोष के साथ ही उनके वकील भी आरपीआई में शामिल होंगे। खबर है कि पार्टी में शामिल होने के बाद पायल घोष को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। पायल घोष ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर मीटू का आरोप लगाया था, जिसके बाद रामदास आठवले उनके समर्थन में खड़े हुए थे। बिहार के लखीसराय में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के समय भीड़ ने बैरिकेड को तोड़ दिया। तेजस्वी जिस वक्त सभा करने के बाद अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे, उसी बीच भीड़ बेकाबू हुई और सामने लगे बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद वहां तैनात सुरक्षा बल ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि आरजेडी नेताओं के समझाने के बाद वहां पर माहौल शांत हुआ। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जो है कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया है। वहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं लाठी चार्ज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लाठी चार्ज किया है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है लाठी चार्ज के बाद एक बार फिर जो है जनता आगे बढ़ रही है और तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर से वो निकले और उसके बाद हेलीकॉप्टर पर जा रहे थे, तभी यहाँ पर जनता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की और जो सिक्योरिटी के लिए जो ये बांस लगाया गया था ये टूटा और ये टूटने के बाद जो है पुलिस यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है लोगों का संबोधन स्वीकार करते हुए और ये इस वक्त अपने हेलीपैड के चारों तरफ लोगों के इर्द गिर्द घूमते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस ने 47 लाख रुपए का गांजा जब्त कर दिया।
मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप जब्त की, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए बताई गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। बताया गया कि गांजे की ये खेप ओडिशा से लाई गई थी। मुंबई में दशहरे की एक रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्हें अपनी सरकार गिराने की चुनौती दी। यही नहीं, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यूपी के कासगंज में पुलिस ने 24 से ज्यादा अवैध देसी शराब की पेटियां बरामद की। इन शराब की पेटियों के साथ पुलिस ने 4 लोगों को भी हिरासत में लिया। बरामद की गई शराब की कीमत लाखों में बताई गई। बिहार के लखीसराय में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के समय भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया। तेजस्वी जिस वक्त सभा करने के बाद अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे, उसी बीच भीड़ बेकाबू हो गई और सामने लगी बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद वहां तैनात सुरक्षा बल ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। इजराइल के यरूशलेम में पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हुई। ये लोग पाबंदियों के बीच प्रदर्शन करने पीएम के आवास तक पहुंच गए, जिनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से जमकर झड़प हुई। पीएम आवास के बाहर जमा लोगों को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वो जिद पर अड़ गए। कुछ लोग मारपीट पर भी उतारू हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच थोड़ी देर इसी तरह से धक्का मुक्की चलती रही, लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़ गए तो हंगामा कर रहे लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू की गई, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद भी सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग हाथों में झंडे, पोस्टर, बैनर लेकर वहां घंटों तक हंगामा करते रहे। चीन से जारी तनाव के बीच आज से 4 दिन के लिए दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें तीनों रक्षा मंत्री, सीडीएस और सेना प्रमुख हिस्सा लेंगे। लद्दाख में सर्दियों के लिए रणनीति और तैयारियों पर चर्चा होगी। लद्दाख में करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। अब आगे सर्दियों के लिए इंतजामों और मौजूदा हालात की समीक्षा की जाएगी। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमा पर सेना की तैयारी और सुरक्षा के हालात पर फोकस रहेगा। बैठक के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, तो वहीं 29 अक्टूबर को डीजी बीआरओ सीमा के पास किए गए विकास के काम की जानकारी भी देंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार के समय बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने के लिए पहुंच गए। बिहार के हसनपुर में तेज प्रताप प्रचार कर रहे थे, जहां मैदान पर बच्चों को खेलता देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और गेंद पर हाथ आजमाने पिच पर पहुंच गए। लालू यादव के बड़े लड़के तेज प्रताप यादव ने क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के लगाए। बिहार के हसनपुर से ही वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जिसके बाद वो क्षेत्र में वोट मांगने के लिए फिर से निकल गए। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा लोगों के लिए खोल दिया गया। अहम बात यह कि 14,000 स्क्वायर फीट से भी बड़े इलाके में फैले इस फव्वारे ने लॉन्च के दिन ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। और एक शानदार कार्यक्रम में दुनिया का वो सबसे बड़ा फव्वारा अपने जलवे दिखाता नजर आया। 3, 2, 1, ladies and gentlemen, let's make history. Hands up in the sky, let's go! History! कुछ देर पहले तक जहां अंधेरा छाया हुआ था, फव्वारा चलते ही वहां रौनक लग गई। इतनी जोरदार आतिशबाजी शुरू हुई कि ऐसा लगा जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। एक के बाद एक इतने पटाखे छोड़े गए कि पूरा आसमान जगमगा उठा। उनकी चमक मीलों दूर से ही नजर आने लगी। 3000 से भी ज्यादा रंग बिरंगी एलईडी लाइटों की रोशनी में फव्वारे से पानी की इतनी ऊंची ऊंची धाराएं उठी, मानो वो आसमान को छूने की कोशिश कर रही हूं। बताया गया कि फव्वारा हवा में लगभग 350 फीट की ऊंचाई तक पानी की बौछार कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद उसने गाने की धुन पर नाचना ही शुरू कर दिया। दुनिया के इस सबसे बड़े फव्वारे की लॉन्च के मौके पर गाने बजाने का कार्यक्रम भी रखा गया, जहां अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली है। कांग्रेस ने सवाल किया कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जिस विशेष पैकेज का ऐलान किया था, उसका क्या हुआ। इसी बदलाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री की एंट्री हुई है, ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से बीजेपी ये कह रही कि उसका ग्राफ जमीन से आसमान की तरफ जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ। हमने आंकड़े दिए, 1,25,000 करोड़ की बोली जो बिहार की 2015 के चुनाव में मोदी जी ने लगाई थी,
उसमें से 1559 करोड़ के काम ही पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ये बताएं, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो खारिज कर दिया गया। नीतीश जी सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपके बैठे हैं और एक शब्द कह नहीं रहे। प्रधानमंत्री ये बताएं कि 5 साल में उनकी सरकार ने बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री के झांसे और जुमलों में अब बिहार आने वाला नहीं। पाकिस्तान के क्वेटा में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने रैली की, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस बीच मौलाना फजल रहमान ने इमरान सरकार पर बड़ा हमला बोला और उनकी विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनकी विदेश नीति बुरी तरीके से फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेले पड़ चुका है। यही नहीं, इस रैली के समय बलूचिस्तान को आजाद करने की मांग भी उठाई गई। भारत को घेरने के लिए अब चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान से हाथ मिलाने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान से हाथ मिलाने जा रहा है। उसकी रणनीति आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान के वाखान इलाके से जोड़ने की है। यही नहीं, ईरान में भारत की तरफ से विकसित किए जा रहे चाबहार पोर्ट पर भी चीन की नजर है और वो इस बंदरगाह तक भारत की राह में मुश्किलें पैदा करने में जुट गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे उछालते हैं और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। विजयदशमी पर संघ प्रमुख ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून जो पास हुआ उसको लेकर के लोगों को बरगलाया गया, लोगों को भय दिखाया गया, मुसलमानों की संख्या कम हो जाएगी देश में। ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बाहर के लोगों के लिए था। भागवत जी उम्र में बहुत बड़े हैं और बुजुर्ग के नाते वैचारिक मतभेद के बावजूद हम उनका आदर करते हैं। भागवत जी, अच्छा होता अगर विजयदशमी के दिन आप बिहार में रोजगार के खात्मे की, बेरोजगारी के खात्मे की बात करते, रोजगार देने की बात करते। अच्छा होता भागवत जी अगर विजयदशमी के दिन वो जो अपराध का मामला है पूरा, जिस प्रकार से यहाँ अपराध हो रहे हैं उनके खात्मे की बात करते, कुशासन के खात्मे की बात करते, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला है उसके खात्मे की बात करते। ये वो असुर हैं जिनके वध की जरूरत है विजयदशमी के दिन, परंतु उन असुरों के साथ तो जदयू भाजपा खड़े हैं। मेरा आखिरी सवाल है कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग को कहा कि इन लोगों ने भी उस समय देश के लोगों को बरगलाया, यानी आप विपक्ष पर पूरा आरोप है कि उन्होंने देश के लोगों को बरगलाया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हर चुनाव या शमशान कब्रिस्तान पर लड़ेंगे या हिंदू मुसलमान पर लड़ेंगे। कांग्रेस और राजग, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी 10 लाख रोजगार बिहार के युवाओं को पहली कलम से देंगे। वो कानून, काले कानून जो 2006 से बिहार में लागू हैं, जिससे किसान को फसल की कीमत नहीं मिलती, उन्हें खत्म कर फसल की कीमत मिलेगी। सुशासन सही मायनों में हम लेकर आएंगे। मुद्दे ये हैं, मुद्दे वो नहीं जो वो निर्धारित करना चाहते हैं। मणिपुर के इम्फाल में नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकने की वजह से लोग फंस गए। सड़क का पूरा हिस्सा पानी में बह गया, यहाँ तक कि एक ट्रक भी उस गड्ढे में गिरा हुआ दिखाई दिया। लगातार बारिश की वजह से नंबूल नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जमीन खिसकने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। हादसे के बाद से कई गाड़ियां नेशनल हाईवे पर फंस गई। चीन को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। अपने घमंड में चूर होकर चीन एलएसी पर अतिक्रमण करने पहुंचा, लेकिन उसे उल्टे पैर लौटना पड़ा। जमीन पर हमारे लड़ाकू जत्थे तैनात हैं तो आसमान में विध्वंसक हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना की पहली अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का गठन 1 नवंबर 1983 को किया। 80 और 90 के दशक में भारत के इस स्क्वाड्रन में रूस के बने Mi-25 और Mi-35 हेलीकॉप्टर शामिल थे, लेकिन अब दुनिया के दूसरे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जंग का मैदान। एक अमेरिकी सैनिक सामने की पहाड़ी में छिपे
दुश्मन की इत्तला कमांड सेंटर को देता है। If you can identify the fingers going to on the south side of that spur. इसके कुछ ही देर बाद आसमान पर हेलीकॉप्टर नजर आता है और तालिबान के आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। इसके बाद कुछ नजर आता है तो पहाड़ियों से उठता धुआं और एक जोर का धमाका। कुछ ही देर में अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर पहाड़ी पर बने तालिबान के अड्डे और उसमें छिपे बैठे आतंकियों का सफाया कर देता है। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ती वो वॉर मशीन जिसके आगे ताकतवर दुश्मन भी बेबस नजर आता है। हेलीकॉप्टर यानी वो खतरनाक मशीन जो पलक झपकते ही दुश्मन पर मौत बनकर झपटती है। हेलीकॉप्टर यानी वो हथियार जिसके आगे दुश्मन पनाह मांगने लगता है। अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की दुनिया का वो नाम जिसे सुनने के बाद ताकतवर से ताकतवर दुश्मन की भी रूह कांपने लगती है। अपाचे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के अलावा अफगानिस्तान में भी जंग के दौरान अपनी काबिलियत दिखा चुका है। अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है और आज की तारीख में यही अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की शान बन चुका है। ऊंची पहाड़ियों पर काम करने की जबरदस्त क्षमता रखने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर को LAC पर तैनात किया गया है। करगिल युद्ध के दौरान अपाचे की कमी खूब खली थी, इसीलिए अब ऊंची पहाड़ियों पर मिसाइल और रॉकेट ले जाने के लिए अपाचे का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। 2015 में पहली बार अमेरिकी कंपनी बोइंग और भारत सरकार के बीच अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद पर करार हुआ था और इस करार के मुताबिक भारत बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा। इस करार के तहत 2019 में बोइंग ने 8 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को सौंप दिए थे। यकीन मानिए, अपाचे हेलीकॉप्टर जंग की सूरत में भारत का रणवीर बन सकता है। इसके अंदर जो लॉन्ग बो मिसाइल्स हैं, जो हिल फायर मिसाइल्स हैं, उनका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जो इसके जो एवियोनिक्स हैं वो बहुत आला दर्जे के हैं। वो ऑप्ट्रॉनिक बेस्ड डेटाबेस पर काम करते हैं, इससे उनको जैमिंग करना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का पलड़ा भारी करने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर ही था। इस चॉपर की खास बात यह है कि इसके सामने लगी एक खास मशीन दिन हो या रात पायलट को सही जानकारी देती है। अपाचे AH-64E दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है। अपाचे पर 16 mm मशीन गन लगी है जिसमें 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। अपाचे पर 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। इसके अलावा अपाचे पर हाइड्रा 70 अनगाइडेड मिसाइल भी फिट की जा सकती है। अपाचे 1 मिनट में 128 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। ये 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी रफ्तार की वजह से दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। अपाचे की फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है। अपाचे हर मौसम और हर क्षेत्र में हमला करने की ताकत रखता है। सेंसर फिट होने की वजह से अपाचे रात में भी उड़ान भर सकता है। 11 अपाचे पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए पठानकोट बेस पर तैनात होंगे। 11 अपाचे चीन सीमा के पास जोरहाट में तैनात किए जाएंगे। ALH Mark 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी रुद्र भी
स्वदेशी तकनीक से बना एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। रुद्र को सबसे पहले जोधपुर एयर बेस पर तैनात किया गया था। रुद्र को भी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही बनाया था। रुद्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक और रेकी मिशन को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है। रुद्र का नाम ही नहीं, रणभूमि पर इस हेलीकॉप्टर की भूमिका भी रौद्र होती है। ये ऊंचाई वाले इलाकों की जंग का बहुत बड़ा मारक हथियार है। रुद्र लद्दाख के थोइस बेस पर तैनात किया गया है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में रुद्र चीन के Z-19 हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ता है। रुद्र की कॉकपिट कांच की बनी होती है। रुद्र 290 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर हमला कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर टैंक ध्वस्त करने वाली मिसाइल हेलिना से लैस है। इस पर 20 mm की एक कैनन भी लगी है। पहाड़ों में जंग का सरताज ये हेलीकॉप्टर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है। रुद्र पर 70 mm का रॉकेट और मिसाइल सिस्टम भी लगा है। इसके नेवी वर्जन में एंटी शिप मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। रुद्र 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में बड़ी तबाही मचा सकता है। रुद्र के फ्यूल टैंक पर गोली लगने के बाद भी ये नहीं फटेगा, क्योंकि इस पर ऐसा सिस्टम लगा है जो गोली लगते ही टैंक को सील कर देगा। रुद्र की एक यूनिट राजस्थान के जोधपुर में भी तैनात है, लिहाजा इसकी बदौलत भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से सटे वेस्टर्न बॉर्डर पर शॉर्ट नोटिस पर भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकती है। अपाचे भी एक अच्छा वेपन प्लेटफॉर्म है, लेकिन रुद्र के अंदर जिस तरह का आर्मामेंट फिट किया गया है या जिस तरह की एवियोनिक्स इम्प्रूवमेंट उसमें किया गया है, उससे यकीन होता है कि रुद्र भारतीय कंडीशंस के हिसाब से अपाचे से कहीं बेहतर अटैक हेप्टर है। LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत में ही बना एक अटैक हेलीकॉप्टर है। LCH को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। LCH हवा में दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चलते फिरते टारगेट पर भी सटीकता से वार करने में सक्षम है। ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 21,000 फुट पे जाके दुश्मन को निस्तनाबूद कर सकता है, और ये अगर काफी सारे मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास आ जाए तो हाई ऑल्टीट्यूड में टैंक की जगह भी ले सकता है। तो एक एंटी टैंक ऑपरेशन और या टैंक के खिलाफ ऑपरेशन में ये बहुत कारगर साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। LCH दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों इसका इस्तेमाल करती हैं। LCH पर 20 मिलीमीटर की टूरेट गन लगी है। इसके अलावा LCH पर 70 मिलीमीटर का रॉकेट सिस्टम भी फिट है। LCH में हेलमेट माउंटेड साइट यानी पायलट के हेलमेट पर जानकारी देने वाला सिस्टम और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड साइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि शरीर से निकलने वाली गर्मी से तस्वीर खींचकर जानकारी देने वाला सिस्टम यहाँ फिट है। इस सिस्टम की मदद से पायलट जमीन पर या हवा में किसी भी लक्ष्य का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। LCH को बिना घुमाए ही किसी भी लक्ष्य पर मिसाइल दागी जा सकती है। LCH सियाचिन के फॉरवर्ड बेस तक जाने में सक्षम है। गलवान में चीन के साथ हुई तनातनी के बाद भारतीय फौज ने LAC पर भारतीय वायुसेना में शामिल ट्रांसपोर्ट विमान चिनूक, C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 हरक्यूलिस के साथ साथ रूस में बने इल्यूशन 76 और एंटोनोव 32 विमान भी तैनात कर रखे हैं, जिनकी बदौलत वो महज कुछ घंटों के अंदर अपने हथियार और जवान भारत के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। यानी अगर किसी दुश्मन ने भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी की
तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिसके बाद वो फिर कभी दोबारा भारत के साथ उलझने की गलती नहीं करेगा। राजस्थान में सट्टेबाजी के आरोप में 6 लोग पकड़े गए। राजस्थान के चूरू में आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों पर आईपीएल में 1 करोड़ से भी ज्यादा का सट्टा लगाने का आरोप है। पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत इनका काफी सामान जब्त कर लिया। 6 जनों को गिरफ्तार किया है और उनसे लैपटॉप में करीब 1 करोड़ 53 लाख का हिसाब मिला है। यूपी के हरदोई में पुलिस ने ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोप है कि पकड़े गए लोगों ने सोशल मीडिया पर एक बीमार लड़के के इलाज के नाम पर लोगों से पैसे लिए और फिर उन्हें मरीज के परिवार को दिए भी नहीं। उन पर करीब 4.5 लाख रुपए सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा करने का आरोप है। लगभग 4-4.5 लाख रुपया की ठगी उसने इनसे भी किया है और उसको हम लोगों द्वारा हिरासत में लिया गया है। इंदौर में विजयदशमी के मौके पर कांग्रेस की ओर से 25 सिरों वाले रावण का दहन किया गया। कांग्रेस ने पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले विधायकों के प्रतीक के रूप में इन 25 सिरों वाले खास रावण का दहन किया। 25 रावण का दहन किया गया है। ये 25 सिरों वाले रावण का दहन इसलिए किया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या 25 लोगों ने मिलकर की। मणिपुर के इम्फाल में नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकने की वजह से कई लोग रास्ते में फंस गए। सड़क का पूरा हिस्सा पानी में बह गया। राज्य में लगातार बारिश की वजह से नंबूर नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां पर जमीन खिसकने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कनाडा के टोरंटो में आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय मूल के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और इसका विरोध करने के लिए कई लोग सड़क पर उतर आए। पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिन पर पाकिस्तान और आतंकवाद विरोधी नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म का मुद्दा भी उठाया। साथ ही पाकिस्तान को दुनिया भर के आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। हम चाहते हैं पाकिस्तान जो टेररिज्म फैला रहा है पूरी दुनिया में वो खत्म। इन लोगों ने पीओके से पाकिस्तानी कब्जा हटाने की भी मांग की। शिवसेना नेता संजय राउत ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को कोरोना होने पर तंज कसा। राउत ने फडणवीस से कहा कि जल्द ठीक होकर आए, लड़ाई के लिए सामने पहलवान चाहिए होता है। कोरोना काल में सीएम उद्धव ठाकरे के बाहर नहीं आने पर विपक्ष ने घेरा था, जिस पर अब संजय राउत ने फडणवीस को कोरोना होने पर इस तरह का कटाक्ष किया है। शनिवार को ही देवेंद्र फडणवीस ने खुद को कोरोना होने की जानकारी दी थी। बिहार के लखीसराय में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के समय भीड़ ने बैरिकेड तोड़ा। तेजस्वी जिस वक्त सभा करने के बाद अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे, उसी बीच भीड़ बेकाबू हो गई और सामने लगे बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद वहां तैनात सुरक्षा बल ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि आरजेडी नेताओं के समझाने के बाद वहां माहौल शांत हुआ। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जो है कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया है। वहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं लाठी चार्ज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लाठी चार्ज किया है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है लाठी चार्ज के बाद एक बार फिर जो है जनता आगे बढ़ रही है और तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर से वो निकले और उसके बाद हेलीकॉप्टर पर जा रहे थे, तभी यहाँ पर जनता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की और जो सिक्योरिटी के लिए जो ये बांस लगाया गया था ये टूटा और ये टूटने के बाद जो है पुलिस यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है लोगों का संबोधन स्वीकार करते हुए और ये इस वक्त अपने हेलीपैड के चारों तरफ लोगों के इर्द गिर्द घूमते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यूपी के कौशाम्बी में दशहरे के मौके पर कुप्पी युद्ध का आयोजन किया गया। बताया गया कि इस बार 241वें कुप्पी युद्ध का आयोजन किया गया, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी राम और रावण की सेना के बीच कुप्पी युद्ध हुआ, जिसको देखने के लिए मेले में काफी संख्या में लोग जुटे। फिर राम और रावण की सेनाओं ने एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुप्पी मारना शुरू कर दिया। मेले में ये नजारा देखने लायक था। बताया गया कि रामलीला में 2 दिन दोनों दलों के बीच 7 लड़ाई होती है
दोनों तरफ से 25-25 लोग हिस्सा लेते हैं। काफी दिन पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। ये परंपरा 200 साल से ज्यादा से बरकरार है। दिल्ली में वेतन नहीं मिलने पर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने विजयदशमी पर रावण का पुतला जलाकर अपने विरोध का इजहार किया और सरकार से जल्द उनका बकाया वेतन देने की मांग की। हम यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं और फिर भी सरकार के कानों में रूं तक नहीं रेंग रही ताकि जो हमारे जो है बकाया वेतन दिया जाए। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी का उत्सव मनाया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस बीच उन्होंने पड़ोसी देश चीन को सख्त संदेश दिया कि भारत ने चीन की गलतफहमी को दूर करते हुए उसे आईना दिखा दिया। भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको। राजस्थान सरकार राज्य के खेल पदक विजेता 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर सरकारी नौकरी देगी। साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अब दैनिक भत्ता भी दोगुना मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए विधायक राहुल सिंह का विरोध किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर पर कालिख पोत कर नारेबाजी की। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला भी फूंका। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक बार फिर से इमरान खान के खिलाफ हुंकार भरी। आतंकी हमले की चेतावनी के बीच क्वेटा में हुई 11 पार्टियों के मोर्चे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट की तीसरी रैली में इमरान खान को पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार माना गया और लोगों से इमरान सरकार को अगले साल तक सत्ता से बेदखल करने की अपील की गई। विपक्ष की इस रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान जैसे कई नेता शामिल हुए। मंच से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता ने इमरान खान के खिलाफ नारे भी लगवाए। गो इमरान गो! विपक्षी दलों की रैली में शामिल लोग अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लहराते दिखे। इनमें कई महिलाएं भी थी जिन्होंने पाकिस्तान की गरीबी और महंगाई के लिए इमरान सरकार को आड़े हाथ लिया। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारियों के खिलाफ हम निकले हैं। आवाम का जोर जो है वो खुदा का जोर होता है। इस हुकूमत को जनवरी के सूरज नहीं देखने देंगे। रैली को देखते हुए क्वेटा को छावनी में तब्दील किया गया। बताया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में 3 और बड़ी रैलियां करेगा, जिसमें 11 विपक्षी पार्टियों के नेता एक मंच पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने शिवहर में हुई चुनावी हत्या पर विरोधियों को घेर लिया। मनोज तिवारी ने हत्या के दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। साथ ही सीएम नीतीश के कामों की तारीफ करते हुए मनोज तिवारी ने दावा किया कि नीतीश सरकार के राज में बिहार का विकास हुआ। हमारे साथ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, चुनावी माहौल तो गरमाया हुआ है, इस दौरान एक प्रत्याशी की हत्या भी हो जाती है। आप देखिए, शिवहर में जिस प्रत्याशी की हत्या हुई है वो प्रत्याशी इतनी प्रमुखता से, इतने अच्छे से चुनाव लड़ रहे थे कि उससे बहुत लोगों को खतरा हो गया। और ये देखिए, हिंसा की शुरुआत हो गई। ये चुनाव में, ये 0 आवर में है बिहार ना, और मैं समझता हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई नीतीश कुमार पकाऊ, थकाऊ, उबाऊ स्पीच देते हैं। अब उनसे जनता ऊब चुकी है और आप लोग जो है नीतीश कुमार के साथ में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दीघा का पुल बन जाने से जनता उबती है तो वो उनको मुबारक। अगर एम्स आने से जनता उबती है तो वो बिहार का प्रगति ना चाहने वालों को मुबारक। अगर IIM आने से, सड़कों का जाल बिछने से, घर घर पक्का, जो कच्चा मकान पक्का बनने से, अगर लोगों के घर घर टॉयलेट बनने से, बेटियों को गौरव मिलने से, बिहार का नाम अच्छा होने से, अगर ये उबाऊ, पकाऊ, थकाऊ है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेसी या जो हमारे मालिक के सहयोगी होंगे। बाकी तो बिहार बहुत खुश है भैया। जर्मनी में एक स्टंटमैन ने दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला एक ऐसा कारनामा किया कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही अपने नाम कर लिया। यह स्टंटमैन एक फुटबॉल स्टेडियम में जमीन से 240 फीट ऊपर एक रस्सी पर चला और 750 फीट से भी लंबा रास्ता पार करके रिकॉर्ड बना डाला। जिसके जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर से सामने आए वीडियो में वो कलाबाज स्टेडियम के एक छोर से दूसरे छोर तक बंधी रस्सी पर चलता नजर आया। महज 25 मिलीमीटर चौड़ी रस्सी पर वो फूंक फूंक कर आगे बढ़ता दिखा, क्योंकि एक गलत कदम उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। जैसे जैसे स्टंटमैन ने कदम बढ़ाए, रस्सी हवा में ऐसे डोली कि लगा कि अब वो सीधा जमीन पर जा गिरेगा।
एक बार तो रस्सी जोर जोर से हिलने भी लगी, स्टंटमैन भी लड़खड़ाया, लेकिन उसके गजब के संतुलन ने उसे हर बार बचा लिया और उसने स्टंट पूरा कर दिखाया। हरियाणा के पानीपत में किसान संगठनों के कुछ लोगों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और हाल ही में बने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक जुलूस भी निकाला और कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी की। अरे कानून वापस लो। इसके बाद तय कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनकारियों ने पीएम का पुतला जलाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन घटना वाली जगह पर मौजूद एक पुलिस वाला पुतला लेकर भाग गया। ये आके पुलिस घेर लेती है, पुतला भी छीन के ले जाती है, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? वहीं एक दूसरी जगह पर भी कृषि कानूनों के विरोध में कुछ लोगों ने पुतला लेकर जुलूस निकाला और मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में पुलिस ने 47 लाख का गांजा जब्त कर दिया। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप जब्त की, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए बताई गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। बताया गया कि गांजे की ये खेप ओडिशा से लाई गई थी। मुंबई में दशहरे की एक रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्हें अपनी सरकार गिराने की चुनौती दी। यही नहीं, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यूपी के कासगंज में पुलिस ने 24 से ज्यादा अवैध देसी शराब की पेटियां बरामद की। इन शराब की पेटियों के साथ पुलिस ने 4 लोगों को भी हिरासत में लिया। बरामद की गई शराब की कीमत लाखों में बताई गई। बिहार के लखीसराय में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के समय भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया। तेजस्वी जिस वक्त सभा करने के बाद अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे, उसी बीच भीड़ बेकाबू हो गई और सामने लगी बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद वहां तैनात सुरक्षा बल ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। आरजेडी ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया। आरजेडी नेता मनोज झा ने आरएसएस पर ही लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस को हिंदुत्व और हिंदू धर्म का फर्क समझना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी पर काफ़ी कुछ कहा है। बिहार के चुनाव के संदर्भ में भी उसके कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मनोज झा जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद। मनोज झा जी, उन्होंने कहा हिंदू शब्द जो है बहुत विशाल है और किसी एक जात की बपौती नहीं है। इसको कैसे देखते हैं विजयदशमी के दिन ऐसा कहना? सर्वप्रथम तो सबको आपके माध्यम से विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। असत्य पे सत्य की जीत है और सत्य अंततः जीतता ही, चाहे कितनों भी झूठ कर ले। उनका ये कहना, हम तो ये लगातार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदू धर्म महासागर है, हिंदुत्व एक तालाब है जिसका निर्माण उनके लोगों ने किया। हिंदू धर्म तो कबीर भी हैं, जो तू बावन बावनी जाया, अन बाट का है नहीं आया। अब कबीर हिंदू धर्म की थाती है, महासागर है हिंदुत्व के लिए। ये फर्क है और ये फर्क हमेशा जिंदा रहेगा। एक बात उन्होंने ये भी कही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो लोग देश विरोधी बातें करते हैं जिस तरह के, और आप लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये असहमति है, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं। देखिए, मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? भारत माता के कितने टुकड़े हुए होंगे जब मुंबई से, बेंगलोर से चल के बिहार, उत्तर प्रदेश का मजदूर सड़क पे खून उनके बिखर रहे थे ट्रैक पे, तो भारत माता ना रोई होगी क्या? असली टुकड़े टुकड़े गैंग असल में वो लोग हैं जो इंसानी जिंदगी में मचे कोहराम को नहीं देख पा रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ये धमाका एक गैस प्लांट की पाइपलाइन में गैस लीक होने की वजह से हुआ, जिसकी डरा देने वाली तस्वीर वहां से गुजर रही एक गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अचानक हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी लपटें करीब 100 फीट ऊपर तक उठती नजर आईं। जोरदार धमाके के बाद प्लांट से निकलते धुएं ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जो जहां था वहीं रुक गया। डरावनी लपटों को देख आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से भागकर बाहर जमा हो गए। थोड़ी देर में दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। मौके पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। भीषण आग को बुझाने में उन्हें कई घंटे लग गए। गैस पाइपलाइन में हुए धमाके की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस घटना में पास के कई मकानों और गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अलवर से, जहां पर तनख्वाह मांगने पर एक 23 साल के दलित लड़के को जिंदा जलाकर मार दिया गया। आरोप है कि लड़का शराब ठेकेदार के यहां काम करता था और 5 महीने से उसे तनख्वाह नहीं मिली थी।
इसी विवाद में दुकान के अंदर शराब ठेकेदार ने लड़के को जिंदा जला दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर ठेकेदार राकेश यादव और सुभाष यादव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। फोन आया, अगवा ऐसे स्मार्ट ठेके में आग लग गई। जब हमने जाकर देखा तो दुर्घटना आप देख ही रहे थे क्या हाल हो रहा है। उसमें पेट्रोल डाल करके किसी ने आग लगाई है। अब दर्दनाक हादसा हुआ है। वहाँ कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए और प्रशासन आना चाहिए। कोमपुर गांव में एक ठेका है जिसका सेल्समैन अंदर ही जलकर मर चुका है। मौके पर पुलिस पहुंची, डेड बॉडी हॉस्पिटल लाए तो घर वालों ने, उसके भाई ने रिपोर्ट दी है ठेकेदार राकेश कुमार यादव के खिलाफ कि मेरे भाई को अंदर ठेके के अंदर जला के मार दिया गया है। भवानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। भवानी, यहाँ पर पैसे मांगने पर लड़के का शव बरामद हुआ है, तो जो शराब ठेकेदार है जिस पर गंभीर आरोप है, कब उसकी गिरफ्तारी होगी? देखिए जसप्रीत, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। केस दर्ज किया गया और ये युवक दलित है और आरोप ये है कि ये शराब ठेके पर काम कर रहा था। 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी। शनिवार को इसके घर से ठेकेदार, आज जो परिवार वालों का कहना है कि लेकर गया था और रात भर नहीं आया और सुबह परिवार को सूचना दी गई थी कि जिस शराब ठेके पर काम कर रहा था उसमें आग लग गई। परिवार वाले वहां पहुंचे और वो जो ठेका चल रहा था वो रोड पर एक कंटेनर में चल रहा था। अपने आप में ये भी गलत है कि कंटेनर में शराब का ठेका कैसे चल रहा था। जब खुलवाया गया उसको तो देखा गया था कि अंदर डीप फ्रीजर के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली थी बैठी हुई अवस्था में। और परिवार का सीधा आरोप है कि उसको जिंदा जलाया गया और उसके बाद में कंटेनर को जलाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जी चलिए भवानी, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन इसके उलट दिल्ली में कोरोना का असर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 3.5 लाख के पास पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 33 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में अब तक कोरोना से 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में रिकवरी रेट 90% से अधिक बताया गया। इराक की राजधानी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सड़क पर उतरे। पिछले 1 साल से वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये लड़ाई तब से अब तक रुक रुक कर जारी है। राजधानी बगदाद की सड़कों पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी फिर जमा हुए और वो अपने हाथों में झंडे और पोस्टर लहराते हुए सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को पहले से और ज्यादा बुलंद करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो सड़क पर संगीत के साथ झूमते हुए अपने विरोध का इजहार करते हुए नजर आए। हालांकि कुछ जगहों पर हंगामा भी हुआ, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और इस बीच वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। प्रदर्शन की वजह से कई इलाकों में लंबा जैम भी लग गया, जिसकी वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के साथ घंटों जैम में फंसे रहे। आगरा में एक तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक सड़क किनारे लोहे की रेलिंग में जा फंसा, जिसे वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से उठाया और दोनों घायल लड़कों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में दोनों लड़के बुरी तरह जख्मी हो गए, तो वहीं कार का ड्राइवर चकमा देकर मौके से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा लोगों के लिए खोल दिया गया। अहम बात यह कि 14,000 स्क्वायर फीट से भी बड़े इलाके में फैले इस फव्वारे ने लॉन्च के दिन ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। और एक शानदार कार्यक्रम में दुनिया का वो सबसे बड़ा फव्वारा अपने जलवे दिखाता नजर आया। 3, 2, 1, ladies and gentlemen, let's make history. Hands up in the sky, let's go! History! कुछ देर पहले तक जहां अंधेरा छाया हुआ था, फव्वारा चलते ही वहां रौनक लग गई। इतनी जोरदार आतिशबाजी शुरू हुई कि ऐसा लगा जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। एक के बाद एक इतने पटाखे छोड़े गए कि पूरा आसमान जगमगा उठा। उनकी चमक मीलों दूर से ही नजर आने लगी। 3000 से भी ज्यादा रंग बिरंगी एलईडी लाइटों की रोशनी में फव्वारे से पानी की इतनी ऊंची ऊंची धाराएं उठी, मानो वो आसमान को छूने की कोशिश कर रही हूं। बताया गया कि फव्वारा हवा में लगभग 350 फीट की ऊंचाई तक पानी की बौछार कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद उसने गाने की धुन पर नाचना ही शुरू कर दिया।
दुनिया के इस सबसे बड़े फव्वारे की लॉन्च के मौके पर गाने बजाने का कार्यक्रम भी रखा गया, जहां अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे। ताजमहल में शिव की पूजा करने का एक वीडियो सामने आया जो कि हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के नेता का बताया गया, जिसमें वो ताजमहल के परिसर में एक चबूतरे पर बैठकर पूजा करता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे खड़ा एक शख्स हाथ में भगवा झंडा थामे हुए दिखाई दिया। वीडियो कब का है इसके बारे में तो पता नहीं लग पाया है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में हत्या के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है कि आपसी विवाद में 2 गुटों में हुई झड़प में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद उसके घर वाले रास्ता रोककर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिस पर पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी और उन्हें वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। धरने पर बैठे लोग पुलिस की लाठी से अपने आप को बचाते हुए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस वाले भी उनका पीछा करते हुए उन्हें काफी दूर तक खदेड़ते हुए दिखाई दिए। एक पक्ष द्वारा दूसरे के चाकू मारा गया और दूसरे पक्ष द्वारा भी पहले पक्ष के एक व्यक्ति के चाकू मारा गया। पुलिस की कार्रवाई से खफा कुछ लोग उनसे भिड़ते भी नजर आए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। भारत को घेरने के लिए अब चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान से हाथ मिलाने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इसके लिए चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान से हाथ मिलाने जा रहा है। उसकी रणनीति आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान के वाखान इलाके से जोड़ने की है। यही नहीं, ईरान में भारत की तरफ से विकसित किए जा रहे चाबहार पोर्ट पर भी चीन की नजर है और वो इस बंदरगाह तक भारत की राह में मुश्किलें पैदा करने में जुट गया है। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर 27 अक्टूबर को होने वाली तीसरे दौर की 2+2 मंत्री स्तर की बातचीत के लिए आज भारत आ रहे हैं। बैठक में भारत की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत के पड़ोस के क्षेत्र के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की बातचीत से चीन घबरा गया है। चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका का दुनिया भर में प्रभाव कम हुआ है। बातचीत के समय भारत इस स्थिति का फायदा उठाएगा, लेकिन इसे कमजोर होते अमेरिका पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत आ रहे हैं। कल यानी कि 27 अक्टूबर को 2+2 बातचीत होगी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे और ये बैठक काफी अहम होने वाली है। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक